तो आइए आज हम लोग कुछ अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं, है ना। क्योंकि हमारे टैली प्राइम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, है ना। तो आइए, ये क्लास 11th वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, अकाउंटेंसी है तो उनके भी सब्जेक्ट में होगा, है ना। या फिर आपको अगर कॉमर्स के बारे में जानना है, अकाउंटिंग के बारे में जानना है, तो सिंपली आप पढ़ सकते हो। ठीक है। देखो, सबसे पहले देखो, इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, है ना। देखो, पहले समझो अकाउंट। ठीक है, अकाउंट। उसके बाद होता है अकाउंटेंट, और उसके बाद होता है अकाउंटेंसी, है ना। तो देखो, अकाउंट यानी खाते, अकाउंटेंट यानी उन खातों को मैनेज करने वाला, और अकाउंटेंसी यानी कि ये पूरा प्रोसेस, है ना। इन्हीं सब से मिलके ये सब पूरा सब्जेक्ट है जिनमें हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे, है कि नहीं। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर जी, ठीक है। चलो, देखो, घबराना नहीं है, कुछ नया सब्जेक्ट है, लेकिन ध्यान से देखना है तो समझ में आ जाएगा। देखिए, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल का मतलब, ट्रेडिशनल रोल क्या था पहले के, उसमें क्या था, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रखना था। फाइनेंशियल रिकॉर्ड मतलब पैसे से जो लेन देन होते हैं उनको फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग बोलते हैं। ठीक है। अब ये क्या था, ये जो था, अगर आप ध्यान दोगे तो इनमें काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते थे जो कि नॉर्मल कॉपी पेन पे लिखे जाते थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जब दुनिया आगे बढ़ी, कंप्यूटर का ज़माना आया, है ना, तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या करती है, डिसीजन मेकिंग बनाती है। यानी कि आप बिजनेस के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको ध्यान रखते हुए फ्यूचर के प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इमर्जिंग एरियाज क्या क्या थे, तो फॉरकास्टिंग एसेट्स यानी कि सॉल्व क्राइम्स, बहुत अच्छे, ये भी एक हो सकता है। और ई कॉमर्स के लिए बहुत बढ़िया है ये। अगर वो रिकॉर्ड रखेंगे तो वो अगले साल डिसीजन ले सकते हैं किस समय क्या चीज़ कितना बिकी, उसका स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, है ना। फाइनेंशियल प्लानिंग, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग भी कुछ होती है ना, उसको भी ध्यान रखते हुए काम करना होता है। ठीक है। अब देखो, तो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मतलब क्या है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ ध्यान दो, पेज नंबर 2 पे क्या बनाया गया है। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में, यानी एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग और समराइजेशन और इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स इज नोन एज अकाउंटिंग, है ना। तो ये AICIPA ने 1941 में बताया कि अकाउंटिंग असल में क्या है। ठीक है। फिर AAA ने 1966 में बताया कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेटिंग एंड इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म्ड जजमेंट इज नोन एज अकाउंटिंग। ठीक है। तो ये दो डेफिनेशंस आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो या फिर दिमाग में भर सकते हो। इसका सिंपल मतलब यही है यार, कि अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। सिंपल साइंस में लिखल का है, अरे देखो ना, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। रिकॉर्डिंग का मतलब चीज़ों को समझना, देखना, रिकॉर्ड कर लेना। जैसे आँख से आप देखते हैं, अरे साला मर्डर हो गया, ओ माय गॉड, अब आँख में रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब सोचेंगे कैसे चाकू मारा, कितना खून निकला, है ना। और उसको फिर क्या करेंगे आप, समराइज करेंगे कि अच्छा वो कौन था। फिर उसके बाद उसको इंटरप्रेट करेंगे, फिर एक्शन लेंगे, अरे यही हत्यारा है, मारो उसको। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, वही थोड़ा सा मॉडिफाई करके 1966 में बताया गया, है ना। अब देखो, अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस, देन डिसीजंस मेकिंग लिए जाते हैं। ये एक कह सकते हो कि प्रोफेशनल वे है, लिंक्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू डिसीजन मेकर्स बाय कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। चलिए, अब आगे चलते हैं पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे देखिए क्या है। पेज नंबर 3 पे हिस्ट्री एंड नेचर है। की एक्सपेक्ट्स क्या है, इसको आपको याद रखने हैं कि आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट और कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आप लोग रिकॉर्डिंग याद रखिएगा। ठीक है। और हिस्टोरिकल हाइलाइट्स कुछ है, उनको देख लीजिए, है ना। जैसे इजिप्ट के एक 4000 BC में थे,
है ना, उन्होंने इस टर्म पे बताया था बुक्स को रिकॉर्ड करना, है ना। फिर उसके बाद इंडिया में भी कौटिल्यास थे जिन्होंने बताया था, है ना, कि कैसे अकाउंटिंग मेज़र करते हैं, है ना, कैसे किसका कितना बेनिफिट्स है ना। और डबल एंट्री जो बुकिंग सिस्टम है, यानी जो आप लोग आगे जानते हैं कि हम लोग इसको बोलते हैं एक डेबिट और एक क्रेडिट, है ना। एक क्या बोलते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, है ना। तो डीआर और सीआर का जो कॉन्सेप्ट है वो इन लूका ने दिया, है ना। और उसके बाद से देखो कुछ इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स का देखो सिंपल मतलब है, जैसे इवेंट क्या होता है, हैपनिंग ऑफ, ठीक है। वो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं आपके, उन्हीं के होने को क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। कुछ इवेंट्स होते हैं जो एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं जो इंटरनल इवेंट्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइडर्स वो एक्सटर्नल हो गए, आउटसाइडर्स मतलब बाहर से जो सेल वेल हो रहा है ना। ये देखो आ रहा है ना गाड़ी लेके कार्ट वाला। अब देखो इंटरनल इवेंट्स यानी जो अपने फैक्ट्री के अंदर काम चल रहा है, इधर उधर से इंटरप्राइज से लेन देन हो रहा है, किसी का खाता किसी में ट्रांसफ़र हो रहा है ना। कुछ डिप्रिसिएशन हो रहा है, कुछ मतलब अरे अरे सॉरी सॉरी, बड़े बड़े टर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं मेरे मुंह से निकल गई, ठीक है, निकालना नहीं चाहिए था। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, अभी पता चलेगा आगे क्या होता है। कोर का मतलब होता है बेसिक, है ना, थोड़ा सा फैंसी वर्ड यूज़ करनी है हम लोग, लेकिन आप लोग डरिए नहीं, है ना। देखिए कोर अकाउंटिंग स्टेप्स क्या क्या है, ध्यान दीजिए। आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है, मेजरमेंट होना ज़रूरी है। मेजरमेंट हम लोग कर लेंगे। मेजरमेंट में क्या क्या है, देखिए क्वांटिफाइंग मॉनेटरी टर्म्स, यानी कि जो आपका क्या रुपीज़ है, क्या प्रॉफिट है, वो सारा मेजरमेंट में आता है। और अरे ये क्या लिखा है दोबारा, मेजरमेंट, इसको हटाओ इसको हटाओ, रुक जाओ एक सेकेंड बस। हाँ अब सही है। ये देखो यहाँ पे हम लोग मेज़रमेंट कर लिए, और मेज़रमेंट करने के बाद हम लोग रिकॉर्डिंग के स्टेप पे जाते हैं जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है ना। यानी कि दो साइड हम लोग बनाते हैं। देखिए रिकॉर्डिंग करने का एक आपका एलएचएस का साइड होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड, है ना। और एक क्या होता है, राइट हैंड साइड, ठीक है। एक एलएचएस और एक आरएचएस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो आप रिकॉर्डिंग से आया हुआ है, पहले रिकॉर्डिंग आपकी जो कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, और उसके बाद यूज़र्स जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, मैनेज करते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन जाती है, और उससे रिलेटेड आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हो, जो भी आपका सेलर है, बायर है, उससे, है ना। जनरेट जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट रिपोर्ट्स टू यूजर्स, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, एक्ट ऑफ अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन देखिए, एक इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स। अच्छा, चीफ एग्जीक्यूटिव यानी जो आपके बिजनेस के टॉप पोस्ट पे होते हैं, और बिजनेस यूनिट मैनेजर्स या प्लांट मैनेजर्स जो भी होते हैं आपके अलग अलग, वो सारे आप कहाँ आते हैं, इंटरनल यूजर्स में आते हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स में जैसे इन्वेस्टर हो गया, इन्वेस्टर मतलब आप लोग जानते हैं, इन्वेस्टर मतलब जो इन्वेस्ट करता है आपके बिजनेस में, है ना। क्रेडिटर्स हो गए, है ना, जिनसे आप क्या करते हो, परचेज करते हो, या फिर उनको आपको कुछ देना है ना। टैक्स अथॉरिटीज़ हो गई, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट सीकिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट, पार्टनरशिप कंपनी। जैसे तुम जानते होगे कि कुछ ऐसे संस्था भी होते हैं जो कि नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, है ना। तो वही यहाँ लिखा है नॉन प्रॉफिटेबल, है ना। कुछ पार्टनरशिप पे कुछ बिजनेस खोलते हैं, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है। कुछ इंडिविजुअल कंपनीज होती हैं, है ना, जो कि इस्टेब्लिश करती हैं, उनको वहीं पे एक टर्म आता है प्रोप्राइटर। अब प्रोप्राइटर क्या होता है, प्रोप्राइटर ओनर को बोलते हैं हम लोग, है ना, अभी आएगा आगे चल के बताएंगे, ठीक है। अब देखो नीड ऑफ यूजर्स, कैश फ्लो, नीड ऑफ यूजर्स, है ना, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी करने के लिए हमको यूजर्स चाहिए, है ना। हेल्प प्रिडिक्ट अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लो। देखो कभी बिजनेस में जो, देखो बिजनेस का कोई फिक्स नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे,
है ना। तो बिजनेस की एक लैंग्वेज ही अकाउंटिंग है, बिजनेस की एक लैंग्वेज ही क्या है, अकाउंटिंग है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी रहती है। अनसर्टेनिटी का मतलब यानी कि आप डिसीजन ले नहीं सकते कब क्या होने वाला है। पहले तो आप रिकॉर्ड्स देख के सब कुछ देख के ले सकते हो, है ना, लेकिन यहाँ पे आपको यूजर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देखो लिखा है ना, जजमेंट, है ना, एबिलिटी टू यूज रिसोर्सेज इफिशिएंटली टू मीट गोल्स, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो कुछ अकाउंटिंग के कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है ना। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के बहुत सारे अलग अलग ब्रांच होते हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना, इसमें क्या होता है, इसमें आप कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं, नॉर्मल आप लेते हो लेन देन को और रिकॉर्ड करके सिस्टमैटिक ऑर्डर में रखते हो, है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में आप एनालाइज करते हो जो एक्सपेंसेस है ना, जो प्रोडक्ट के कॉस्ट हैं, जो फिक्स प्राइजेस हैं उनको। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, जो आपकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा है, ठीक है, जो इंटरनल मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लानिंग करके इसको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, मैनेजमेंट टीम में बेसिकली। अब देखो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, है ना, तो वहाँ देखे थे ना ये, तो ये क्या होती है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, है ना। तो इसमें क्या होता है, रिलायबल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कुछ भी चालू हो गया। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए सारी चीज़ें, कंपेरेबल होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग क्यों करा जाए, तो मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स के लिए, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, और शो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अब यहीं से टर्म आपके चालू होंगे, एसेट्स, बैलेंस शीट, ध्यान से देखिएगा, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, है ना। तो देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है ना। अभी प्रिंसिपल हम लोग आगे देखेंगे, वो होता है कुछ बताएंगे आपको। पहले यहाँ देख लीजिए गोइंग कंसर्न, उससे पहले बेसिक अकाउंटिंग पढ़ने से पहले हम लोग कुछ यहाँ पे देख लेते हैं चीज़ें कि जो लिक्विडिटी होती है, यानी कैश में कन्वर्ट होना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का, ठीक है, मनी मनी मेजरमेंट, ओनली ट्रांजेक्शन इन रुपीज़ रिकॉर्डेड। ठीक है, ओनली ट्रांजेक्शन इन रुपीज़, यानी कि ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कुछ जो आप लेके रिकॉर्ड करने लगे। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग का देखिए एक निश्चित पीरियड होता है। ठीक है, अकाउंटिंग का पीरियड क्या होता है, अकाउंटिंग का पीरियड होता है कि भैया ये जैसे मान लीजिए एक आपका सिचुएशन बना हुआ है, ऐसे यहाँ पे ऐसे लाइन बनी हुई है, ये सिचुएशन अगर बना हुआ है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे चालू होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ वो चालू करते हैं हम लोग अप्रैल से और ख़त्म करते हैं मार्च पे। ठीक है, तो एक साल का ये पीरियड होता है, एक साल का क्या होता है, ये पीरियड होता है। अब इसी में सारे आपको चीज़ें करनी होती हैं इन एक साल के पीरियड में। चालू होता है 1 अप्रैल से, ठीक है, और ख़त्म होता है, जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल 2025 लिखे हैं, तो ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2026 को। और इसी तरीके से आपका स्कूल का भी पीरियड चलता है, अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट्स होते हैं और मार्च में जाके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही है। अब देखो बेसिक आइडेंटिटीज़ में क्या है, बेसिक आइडेंटिटीज़ में पहला है आइडेंटिटी। एंटिटी क्या होती है, देखो बिजनेस में एंटिटी का मतलब होता है वो जो फैक्ट्री है उसी का एक नाम, उसी को बोलते हैं एंटिटी अकाउंटिंग के टर्म्स में। ठीक है, इसका एंटिटी का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिकेबल बिजनेस, जैसे कि LTC लिमिटेड, है ना, कुछ भी ले सकते हो, इंटरप्राइज का नाम, है ना। अच्छा, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, आपको याद रखना है, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस एन इवेंट ऑफ वैल्यूज बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, यानी कि दो एंटिटी में, जैसे एंटिटी 1 और एंटिटी 2, जब इन दोनों में आपस में समझौता हो के एक लेन देन हुआ पैसे में, ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रांजैक्शंस बोलते हैं और उसको रिकॉर्ड कहाँ करते हैं। बहुत अच्छे। अब देखो ये जो एसिड्स है, एसिड्स क्या होती है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस, करेंट एंड नॉन करेंट, यूज्ड इन ऑपरेशंस। जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, अब ये तो एक
तरीके का जोक है, लेकिन हाँ समझ सकते हो ऐसे। जैसे ये जो है, ये बिल्डिंग आपके लिए क्या है, संपत्ति है आपकी, एक एसेट्स है। जहाँ आप रह रहे हो घर, वो क्या है, वो एक एसेट्स है आपका, एक फैमिली का आपके एसेट्स है ना। तो देखो एसेट्स और एक टर्म होता है आपका लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, हिंदी में बोलते हैं। एसेट्स का मतलब संपत्ति और लायबिलिटी का मतलब दायित्व, यानी कि आपका क्या पेड है फ्यूचर में, आपके क्या क्या ऑब्लिगेशंस है और डेबिट्स हैं टू पे द फ्यूचर, है ना। फ्यूचर में आपको किन किन तारीख पे किन किन को पैसा देना है ना, वो सारी चीज़ें। अब जरा यहाँ पे देखो तो लायबिलिटी और एसेट्स के टाइप्स को हम यहाँ अच्छे से आपको लिखे हुए हैं। और ये सब क्या है, इन सब को भी मत देखो, है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ देखिए, एक नॉन करेंट लायबिलिटीज़ होती हैं, थोड़ा सा इसको पतला कर लो यार, बहुत मोटा है ना। ये क्या है, एक है आपकी यहाँ पे नॉन करेंट और एक है आप यहाँ पे करेंट लायबिलिटीज़। करेंट का मतलब देखिए यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म होती हैं, ट्रेड पेबल्स होती हैं, ट्रेड का मतलब बिजनेस रिलेटेड होता है, और अदर करेंट जो इसमें आते हैं। और यहाँ पे देखिए नॉन करेंट में लॉन्ग टर्म डेफिसिट ट्रेड्स और अदर लॉन्ग टर्म्स होते हैं, ठीक है। अब इनमें आपको घुसना नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, बस आपको ये आप याद रखिए दिमाग में कि ये सब इसके कैटेगरी के अंदर आते हैं, कि जब उस समय हम आपको बताएं तो आपको ये आइडिया लगे, ठीक है। अब देखिए एसिड्स में भी बिल्कुल सेम है। एसिड्स में क्या है, एसिड्स में देखिए, एसिड्स में क्या होता है, एसिड्स में नॉन करेंट करेंट एसिड्स, है ना। अब देखिए नॉन करेंट में क्या होता है, पहला तो आपका आ जाता है फिक्स एसिड्स, दूसरा आता है नॉन करेंट। करेंट नॉन करेंट एसिड्स में ही पहला है फिक्स एसिड्स, और दूसरा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, और तीसरा है डिफर्ड टैक्स एसेट्स। फिर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस जो होते हैं, अदर अदर नॉन करेंट एसेट्स जो आपके आते हैं, वो सब इसमें आते हैं। और करेंट एसेट्स में क्या होते हैं, करेंट एसेट्स में करेंट इन्वेस्टमेंट्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, है ना, कॉस्ट कैश एंड कैश इक्विटीज़, है ना, इक्विवेलेंट्स जो होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड अदर, ये सब आते हैं। अब देखिए फिक्स एसिड्स में भी कुछ टाइप्स हैं, ध्यान रखिएगा, आपको मेनली यही वाला याद रखना है। देखिए फिक्स में होते हैं, पहला होता है टेंजेबल, दूसरा होता है इनटेंजेबल। एक होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एक होता है इनटेंजेबल एसिड्स अंडर डेवलपमेंट। अब देखिए टेंजेबल का मतलब होता है वो एसिड्स जो क्या है, आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन इनटेंजेबल का मतलब जैसे ये सॉफ्टवेयर हमने बनाया, तो ये क्या है, ये एक इनटेंजेबल एसिड्स है, ये मेरा है, जैसे ये वीडियो मेरा है, लेकिन इसको कोई और डालेगा तो हम उस पर कॉपीराइट डाल सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, अनटेंजेबल होती हैं। चलिए, तो होप आपको आइडिया लगा होगा कि एसिड्स में क्या होते हैं, एसिड्स, है ना, एसिड्स होता है, एसिड नहीं होता है। अब आगे चलते हुए यहाँ पे और भी कुछ टर्म्स हैं, उनको फटाफट देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए एक होता है कैपिटल। व्हाट इज़ कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, आखिर ये कैपिटल कौन सी बला है। तो कैपिटल मतलब ध्यान दीजिए, तो यहाँ लिखा हुआ है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, इसी को प्रोप्राइटर भी बोलते हैं, टू स्टार्ट बिजनेस, viewed as an obligation ऑफ डीज, है ना। जैसे ये व्यापारी है, व्यापारी ने ये बिजनेस बनाया, तो इसके बैग में कुछ हजारों के नोट्स होंगे, है ना, जिससे ये बना होगा। ओके ओके। अब देखो एक होता है ड्राइंग, उसी को कैपिटल बोलते हैं, टर्म भूल मत जाना। चलो ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग का मतलब जैसे मान लो ये हमारा मतलब ओनर था, ओनर ने बहुत सारे पैसे निकाले पिगी बैंक से, जिसमें वो बिजनेस का प्रॉफिट डालता रहता था, और उसने निकाला, और निकालने के बाद कुछ सामान खरीद के लेके आ गया, निजी प्रयोग के लिए अपने लिए लेके आ गया। विड्रॉ ऑफ मनी गुड्स बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। ये टर्म याद रखिएगा, प्रॉफिट वर्सेस गेन। अब देखिए
प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रेटर देन एक्सपेंस, प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रेटर देन एक्सपेंस। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या है, तो देखो जैसे मान लो आपने इंसिडेंटल इवेंट से किया और अपने जो पुराने एसेट्स हैं, ये घर, ये लैंड, ये ज़मीन आपने बेच दिया। अब बेचने पे गेन प्रॉफिट फ्रॉम, आपने ये इस इवेंट से एक प्रॉफिट जनरेट किया, तो वो आपके एक्सपेंस से ज़्यादा है ना, तो उसी को बोलते हैं, ठीक है, प्रॉफिट गेन। ओके, ठीक है। अब देखो सातवां टर्म, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। देखो कुछ लोग इसको डेबिटर्स बोलते हैं, डेबिटर्स नहीं होता है, डेटर होता है, बी साइलेंट होता है। डेटर्स वर्सेस क्रेडिटर्स, सिंपल शब्दों में समझो तो डेटर्स क्या होता है, ओ मनी टू एंटरप्राइज। ये वो लोग हैं जिनको हमको पैसा देना है, यानी हमको पैसा देना मतलब वो लोग हमको पैसा देंगे, ठीक है, ऐसे लिखा है, ठीक है, ओ मनी टू द एंटरप्राइज, यानी कि वो लोग एंटरप्राइज को कुछ देंगे, इसलिए वो क्या है, डेटर्स है ना। जैसे बायर्स हैं वो कुछ लिए होंगे, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये दे रहा है मेरे बिजनेस में कुछ, है ना। और क्रेडिटर्स क्या है, डेटर समझ में आ गया। क्रेडिटर क्या है, एंटरप्राइज ओ मनी टू द पर्सनल यूज, यानी कि देखो ये है, ये भैया इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, है ना। अब इन सबको ये मनी दे दिया, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर है इन सब की, इसके लिए क्रेडिटर है, इसके लिए क्रेडिटर है, इसके लिए क्रेडिटर, ऐसे। गुड्स वर्सेस परचेस वर्सेस सेल, गुड्स क्या होता है, जिसका आप लेन देन करें, रीसेल करें, उसी को क्या बोलते हैं, गुड्स, यानी कि हिंदी में बोले तो माल। चलो परचेस, परचेस का मतलब बाइंग गुड्स फ्रॉम रीसेल, जैसे हमने कुछ खरीदा फिर उसको रीसेल किया परचेस करके, है ना। बाइंग गुड्स फॉर रीसेल, यानी कुछ खरीदा फिर बेचने के लिए, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, परचेस। सेल क्या होता है, सेलिंग गुड्स और सर्विस, कुछ भी बेच सकते हो, उसको बेचने को ही क्या बोलते हैं, सेलिंग गुड्स, और क्या। नौवा, रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंस, रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंस। रेवेन्यू क्या होती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन एज रेवेन्यू, एग्जाम्पल सेल्स, सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है, यानी कि जो भी एक्टिविटीज आप बिजनेस में कर रहे हो उससे कुछ इनकम जनरेट होता है, उसको रेवेन्यू बोलते हैं, सिंपल, है ना। एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस जो आप, ऐसी चीज़ें जो आप करो, ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसे इनकट्स जो आप करो, क्या करने के लिए, अर्न करने के लिए, अर्न रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गई, ये सब एक्सपेंस है आपका। स्टॉक और इन्वेंट्री, ये क्या होती है, अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ पीरियड, जैसे मान लो ये हमारा पीरियड है, ठीक है, एक फाइनेंशियल ये पीरियड है, ठीक है, इसमें अप्रैल से स्टार्ट हुआ, मार्च में ख़त्म हुआ, ऊपर बताए थे। अब जो स्टार्ट होगा उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, जहाँ ख़त्म होगा उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। इसी में आप बिल, रिसिप्ट्स, चेक सब कुछ रखते हो। अब देखो वाउचर्स, व्हाट इज वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, है ना, ऑफ ट्रांजैक्शंस, उसी को क्या बोलते हैं, वाउचर्स, है ना। यानी सीधे फॉर्मेट में कहा जाए तो एक चिट्ठा, है ना, जो एक पेपर होता है जिसमें आप ट्रांजैक्शंस को नोट किए हो, वही क्या कहलाता है आपका, वाउचर। कि भैया इतना डेबिट है, इतना क्रेडिट है, इतना क्रेडिट, ये क्या हो गया, एक वाउचर हो गया, ठीक है। रिसिप्ट का वाउचर अगर आप टैली पढ़ोगे आगे, है ना, इस बेसिक के बाद, तो उसमें रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर बहुत सारे होते हैं। अब देखो डिस्काउंट क्या होता है, भैया डिस्काउंट बता दो क्या होता है, रिडक्शन इन प्राइस, प्राइस में किसी प्रकार का कोई कमी आना। देखो डिस्काउंट दो तरह के, एक कैश एक ट्रेड,
आगे चल के इनको अच्छे से पढ़ा जाएगा। अभी एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि ये सब भी होते हैं कुछ ना कुछ, है ना। भैया समय के साथ लोगों को भैया चाहिए कि पिगी बैंक में धीरे धीरे पैसा कम, कुछ डिस्काउंट करके डाला जाए, है ना। जैसे कैश डिस्काउंट फॉर प्रमोट पेमेंट्स, है ना। जो क्या होते हैं, कैश में अगर आप करते हो तो आपको डायरेक्ट आपको बोला जाता है कि भैया प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दीजिए तुरंत, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, इतना डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट बाय सेलर टू परचेसर, है ना। जो माल बेच रहा है यानी कि जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है ना। बेचने वाला खरीदने वाले का थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कि और खरीद ले, उसके लिए लगाते हैं ट्रेड डिस्काउंट। सिंपल सब। ठीक है। रीबेट, रिडक्शन आफ्टर सेल बेस्ड ऑन क्वालिटी सर्विस इशू। रीबेट क्या होता है, जैसे मान लो तुमने कुछ बेच दिया, ठीक है, और कुछ सर्विस बेच दिया या कुछ भी बेचा, ठीक है। अब उसमें कुछ दिक्कतें हो गई बेचने के बाद, तो वो सारी चीज़ें रिबेट्स में लिखे जाते हैं। बैड डिप्स, बैड डिप्स, बैड डिप्स क्या होता है, इसको हिंदी में डूबत ऋण बोलते हैं। देखो बहुत ईमानदार लग रहा है, चोर है, 5,000 चुराया मेरा, राजू है राजू। देखो, अमाउंट ओन्ड बाय कस्टमर डेट इज अनरिकवरेबल, पैसा ले लिया, 5,000 रुपया मान दिया नहीं, ठीक है। तो वही बैड डेप में लिखे जाते हैं, इसको बैड डेप बोलते हैं, हिंदी में डूबत ऋण। अरे ऋण जो डूब गया उनका। बैलेंस शीट क्या होता है, अरे जहाँ एसेट्स और लायबिलिटीज उसमें कैपिटल इंक्लूड होता है, और जो दिखे उसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं, है ना। रिडक्शन इन प्राइस फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑन अ स्पेसिफिक डेट। इससे आपको ये पता चलता है कि आपके पास कितनी संपत्तियां हैं, कितने दायित्व हैं, उसी हिसाब से आपका फ्यूचर डिसीजन लेते हैं कि कितना लॉस है, कितना गेन है, क्या चीज़ चल रहा है बिजनेस में। इनकम स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट लॉस सेल बेस्ड ऑन पीरियड ऑन सर्विस इश्यूज। ठीक है। देखो एक ग्राफ होता है, जैसे मान लो ये एक्सपेंस है और रेवेन्यू ऊपर जनरेट हो रहा है, जैसे मान लो रेवेन्यू ऐसे जनरेट हो रहा है, ठीक है। अगर रेवेन्यू ऊपर जाते जा रहा है, एक्सपेंस ऐसे है, तो बड़ा सही है, ठीक ठाक चल रहा है। इससे आपका इनकम स्टेटमेंट समझ में आता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, मूवमेंट ऑफ कैश इन एंड आउट ओवर एंड ओवर पीरियड, 1 साल का ही पीरियड होता है, तो कितना आया पिगी बैंक में, कितना गया पिगी बैंक से, कितना फिर आया फिर गया, तो उसी चीज़ों को कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बोलते हैं। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशंस यानी कि जैसे बिजनेस में लेने जाने के लिए कार खरीदा या एक हाथी खरीदा, जो भी खरीदा, तो ये इस पे जो छोटा हाथी मतलब समझ रहे हो ना, वो नहीं, है ना। गाड़ी एक आता है हाथी, इसको बोलते हैं ना शायद बिजनेस में हम लोग तो बोलते हैं यहाँ पे। अरे वो जो है वैन नहीं आती है एक, जिसमें सामान वामान ढो के ले जाते हैं, वही। अब देखो, रिडक्शन इन एसिड्स वैल्यू ड्यू टू टाइम, यानी कि समय के साथ जो इसकी वैल्यू में गिरावट आई है उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे 6 लाख का एक खरीदा आपने वैन, अब हो क्या गया कि ये भैया गिर के 3 साल बाद इसका दाम 3 लाख हो गया, हाँ और कम हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ों पर डिपेंड होता है। अब देखो 19वां टर्म, स्प्रेडिंग इंटेंजिबल एसिड्स कॉस्ट ओवर इट्स लाइफ, है ना। यानी कि ऐसे, जैसे मान लो कुछ ऐप्स हैं हमने बनाया है ना, और वो समय के साथ उनका वैल्यू बढ़ते जा रहा है ना। स्प्रेडिंग इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब वही, ठीक है, एसिड्स कॉस्ट ओवर इट्स लाइफ, मतलब वो अपने समय से ज़्यादा चल गए तो उनको वहाँ नोट करेंगे। अब देखो जनरल क्या होता है, जनरल, जनरल ऐसा पोजीशन, ऐसा पहला पोजीशन जहाँ आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, पहले बुक के फॉर्म में था, किसमें,
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज, यानी कि, है ना, RHS, अरे मतलब एक साइड बनता है उसमें। लेजर क्या होते हैं? बुक ऑफ फाइनेंशियल एंट्रीज, बुक्स ऑफ फाइनेंशियल एंट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं। ट्रांजेक्शन पोस्टेड फ्रॉम जनरल, यानी जनरल से ही लेजर बनेगा, और लेजर से ही क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस, जो कि ये चेक करता है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर साइड बना है कि नहीं। अभी डेबिट क्रेडिट कैसे है, क्या है, वो हम जानेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में। डेप्रिसिएशन मेथड्स क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड, कॉस्ट स्टेप, है ना, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। एक्यूरेट इनकम क्या होते हैं? इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, उन्हीं को क्या बोलते हैं? इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, उन्हीं को क्या बोलते हैं? एक्यूरेट इनकम। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड बट नॉट, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो रेंट पर 6 मंथ दे दिया, रह ही नहीं रहा है, कहीं और चला के घूमने चला गया, तो वो चीज़ें हैं। प्रीपेड इनकम भी ऐसे ही होता है ना। और वैसे ही आपका आउटस्टैंडिंग का मतलब बाहर की तरफ जो खर्च आपके एक्सपेंस बचे हुए हैं, एक्सपेंस इनकर्ड नॉट ड्यू, यानी अभी पेड नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग। सैलरी फॉर लास्ट मंथ, बेचारे का सैलरी सब रोक के रखे हैं, दे लेना हुआ, है ना। तो ये सारे टर्म्स हैं, और यहाँ पे एक शॉर्ट समरी हमने नोट करके लिख दिया है आपके लिए, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, जहाँ पे और भी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।